हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो सेक्टर से संबंधित है। आज हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं ईवीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको सीटेट के एग्जाम को देखते हुए पूर्ण रूप से तैयारी करा जा रहा है, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट और टैगवर्ड्स के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, तब जाकर के आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आएगा और अच्छे से अच्छे आप सीटेट में मार्क्स लाएंगे। तो मैं वैसे भी भाई बंधु से बता देना चाहता हूँ कि जो 2-4 नंबर से सीटेट क्रैक नहीं कर पा रहे हैं हर साल, तो उनके लिए इस वीडियो एक बहुत बड़ा टॉनिक की तरह साबित होगा, क्योंकि अगर यह वीडियो लास्ट तक अगर देखते हैं तो उनके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा उनके जीवन में। तो आप लोग इसको देखेंगे, और क्योंकि टैगवर्ड्स और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ यह वीडियो बनाया जा रहा है आप लोग को एग्जाम के देखते हुए। तो चलिए ज़्यादा समय हम नहीं लेते हैं, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और दोस्तों को एक बार ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आपको 61 नंबर प्रश्न पे। कहता है कांसा यानी ब्राज। कांसा को ब्राज के नाम से भी जानते हैं। कांसा यानी ब्राज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, पहला तांबा और जस्ता, यानी जस्ता को जिंक भी कहते हैं। दूसरा तांबा और टेन। तीसरा तांबा और लोहा, लोहा को आयरन कहते हैं। और चौथा है एल्यूमिनियम और टेन। आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका कौन सा आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर तांबा और टीन, क्योंकि कांसा जो मिश्र धातु किसका है, तांबा और टीन का है। तो चलिए हम ट्रिक के बारे में इस पे हम बात कर लेते हैं कि ट्रिक के माध्यम से हम कैसे जो मिश्र धातु है उसको हम याद कर सकते हैं। तो चलिए हम ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश करें। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांसा, ताटी, पीतल ताज, जर्मन सिल्वर, निकेल ताज। ये ट्रिक के माध्यम से आप पूर्ण रूप से सभी घड़ी आप दिमाग में सेट करके रख सकते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम में देने जाएंगे, किसी भी अगर एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो आपको एक भी प्रश्न इससे संबंधित नहीं छूटेगा। और ये हर बार सीटेट में साल में 2 बार एग्ज़ाम सीटेट जो कंडक्ट कराती है, उसमें साल में 2 बार में दोनों बार एक प्रश्न पूछा ही जाता है इससे संबंधित, मिश्र धातु से संबंधित। तो आप लोग इसको देख लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कांसा ताटी, यानी कांसा किसका मिश्र धातु है, ता से तांबा और टी से तीन, यानी कांसा और टीन। इसके बाद पीतल है, पीतल किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता। पीतल किसका है, त से तांबा और ज से जस्ता। इसके बाद जर्मन सिल्वर, आप समझ ही रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे निकेल ताज। निकेल क्या होता है, तो तांबा और जस्ता का। निकेल मतलब तांबा और जस्ता दोनों का मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता, त से तांबा और ज से जस्ता। अब यहाँ पे नोट में आप देख सकते हैं, कांसा को ब्राज के नाम से जानते हैं, जस्ता को जिंक के नाम से भी जानते हैं, और लोहा को आयरन के नाम से भी जानते हैं, और तांबा को कॉपर के नाम से जानते हैं। तो ये इसमें से कोई भी अगर किसी तरह से पूछ दे प्रश्न में तो आप घबराएंगे नहीं, आप आसानी से धैर्यपूर्वक आप प्रश्नों का उत्तर करेंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न न छूटे। इससे संबंधित अब कोई भी प्रश्न किसी भी तरह से अगर मिश्र धातु से आएगा तो आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। तो चलिए अब लेकर के चलते हैं हम प्रश्न पर सीधे। तो हम जानते हैं कि आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे, जो कि आपको पर्यावरण के ईवीएस के जो एनसीईआरटी बुक आते हैं उसके कंटेंट से आपको लिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके यानी ढंग दिए गए हैं। हम आपको पहले ही एनसीईआरटी बुक से जो 3-4 करा दिए हैं उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, पहले ही बता दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूछा जाता है प्रश्न को सीटेट में। तो आप यहाँ पर आंसर करेंगे। पहला है उबालकर, गूंथकर, भूनकर। दूसरा सेंककर, उबालकर, बेलकर। तीसरा तलकर, भिगोकर, भूनकर। चौथा सेंककर, तलकर, भूनकर। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा, सेंककर, तलकर, भूनकर। चलिए आगे देखेंगे 63 नंबर प्रश्न। माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। पहला, यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है।
दूसरा, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। तीसरा, यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। और चौथा, यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। तो आप लोग इसमें आंसर कमेंट में करेंगे, इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई कितना है, 8900 मीटर है। देखिए, ऐसे नेपाल की जो चोटी है उसकी ऊंचाई जो 8850 मीटर एक्चुअल है, लेकिन लगभग में माना जाता है 8900। तो आपको ऑप्शन में उस तरह से एक्यूरेट दिया हुआ नहीं है, तो आपको लगभग में जो है इसी को ऑप्शन चुन लिया जाता है। जैसे 8850 है तो 8900 तक चलता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 64 प्रश्न में देखेंगे, 64 प्रश्न देखेंगे। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ें की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। आप लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर पहला देखेंगे राजस्थान, दूसरा आबू धाबी, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा रूस। तो कमेंट में इसका आंसर आप लोग करें। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यह कहाँ पाया जाता है पेड़, रेगिस्तानी ओक तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 65 नंबर प्रश्न। देखिए, कैलकुलेशन बेस्ड है, तो कैलकुलेशन वाले जो भी प्रश्न होंगे वो एक बार हम अलग से, आप कमेंट में लिखेंगे कि ना इसको अलग से करा दिया जाए तो हम उसको करवा देंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए इसके लिए। अगर आप कहते हैं तो हम इसको अलग से, हम एक बार हम न्यूमेरिकल के जो भी प्रश्न बनते हैं उसको हम अलग से करवा देंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, इसको छोड़ते हैं। आगे 66 प्रश्न में देखेंगे। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि होती है। पहला जनवरी से मार्च, दूसरा अप्रैल से जून, तीसरा जुलाई से सितंबर और चौथा अक्टूबर से दिसंबर। तो आप लोग आंसर करेंगे, क्योंकि अभी का वक्त जो है मधुमक्खी पालने वाला वक्त अभी ही अच्छा है। तो आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर के बीच मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 67 नंबर प्रश्न देखेंगे। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। पहला है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। चौथा, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। चलिए आप लोग आंसर करेंगे कमेंट में, इसका आंसर क्या होगा। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है। यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन है, पहला ऑप्शन में है। तो चलिए पहला ऑप्शन हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। आगे देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। पहला, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। दूसरा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। तीसरा, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। चौथा, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी बुक से बता दिया गया है, आप कमेंट में इसका ज़रूर आंसर लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं इसको आंसर। पहला कहता है कि हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। जी नहीं, गलत। दूसरा है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरा में आप देखेंगे, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद
चौथा कहता है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। जी नहीं, गलत होगा। 8 से 10 घंटे नहीं, 2 से 4 घंटे तक हाथी सोता है। चलिए आगे देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे आगे। 69 नंबर प्रश्न, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं, जिन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए पहला आंध्र प्रदेश में, दूसरा असम में, तीसरा तमिलनाडु में, चौथा उत्तराखंड में। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, असम में। कहाँ होगा, असम में इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है पहला 4 बिंदुओं पर, दूसरा 6 बिंदुओं पर यानी 6 बिंदुओं पर, तीसरा 8 बिंदुओं पर, चौथा 10 बिंदुओं पर। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे कौन सा आंसर होगा। ब्रेल लिपि मोटे कागज पर लिखा जाता है, कितने बिंदुओं पर आधारित है। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, 6 बिंदुओं पर आधारित है। आगे देखते हैं 71 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। पहला मैना, दूसरा उल्लू, तीसरा कौवा, चौथा कोयल। इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग कमेंट में आंसर लिखेंगे। क्योंकि कल हमने बताया था अगला वीडियो में जो आपको बता दिया गया उसमें कि कोई ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को झट से इधर उधर घुमाता है, लेकिन ये काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है, बिल्कुल पीछे तक घुमा सकता है। तो चलिए यह होगा दूसरा ऑप्शन। उल्लू जो है सो अपने गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है, अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है। चलिए आगे देखते हैं 72 प्रश्न देखेंगे। हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनमें से बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा गोवा, चौथा केरल। तो कौन से ऐसा राज्य में टेपियोका और नारियल को लोग घर के आंगन में ही उगाते हैं जिससे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोग आंसर कमेंट में करेंगे। इसका आंसर चौथा हो जाएगा केरल। चलिए आगे देखते हैं। नंबर प्रश्न देखेंगे। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। पहला बुखार, दूसरा मियादी बुखार, तीसरा मलेरिया, चौथा एनीमिया। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा एनीमिया। तो एनीमिया रोग जो होता है, शरीर में जब लोहे की कमी होगा तो एनीमिया रोग हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे 74 नंबर प्रश्न। आगे, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं पहला कौवा, चील, बुलबुल, दूसरा बाज, कबूतर, तोता, तीसरा यहाँ पर चीज नहीं होगा, चील होगा, चील, बाज, गिद्ध। इसके बाद चौथा फाख्ता, कौवा, मोर। यहाँ पर चीज नहीं चील होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो आप लोग कमेंट में आंसर करें कौन सा आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा चील, बाज, गिद्ध। चील, बाज, गिद्ध जो हैं हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं ये लोग, चील, बाज, गिद्ध। चलिए आगे देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। तो दिल्ली के पहला उत्तर पूर्व और
उत्तर पश्चिम, दूसरा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, तीसरा उत्तर और दक्षिण में, चौथा दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम। इसमें कौन सा आंसर होगा आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे। तो चलिए आप लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए हम कुछ एक्चुअल फिगर तो नहीं बना है, लेकिन हम इसमें ही बता देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। फिगर नक्शा के माध्यम से हम आप लोग को बताने कि हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ऐसे आप लोग एक भारत का नक्शा ले लेंगे और उसमें अच्छी तरह से आप एक बार देख लेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, किसका राजधानी कहाँ है। उस तरह से आप जब आप देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो आप आसानी से एक क्वेश्चंस को कर लेंगे। इसलिए हर समय सीटेट में एक न एक इससे प्रश्न पूछा जाता है। ये बहुत VVI क्वेश्चंस है, एक न एक जरूर इससे पूछा जाता है, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपको इससे पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको देख लेंगे। यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश है। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली इस जगह पर ऐसे स्थित है, इसके बाद ऊपर में हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश सबसे बीच में है ना। मध्य प्रदेश कहाँ है? बीच में है। तो क्रमशः स्थित है दिल्ली के। लोग आंसर करेंगे। तो दिल्ली के किस ओर स्थित है? तो यहाँ पर दिल्ली है, तो दिल्ली के ऊपर में क्या हो जाएगा? उत्तर, और नीचे में क्या हो जाएगा? दक्षिण, यानी उत्तर और दक्षिण इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तीसरा ऑप्शन होगा उत्तर और दक्षिण। चलिए आगे देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर EVS संक्षेपण ... अर्थ प्रयुक्त होता है। पहला इन्वायरमेंटल स्किल्स, दूसरा इन्वायरमेंटल साइंस, तीसरा इन्वायरमेंटल सोर्सेज, चौथा इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा इन्वायरमेंटल साइंस। आगे देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आप लोग नहीं को देख करके अच्छे से ऑप्शन को टिक आउट करेंगे। पहला कहता है कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर दुनिया के साथ जोड़ना। दूसरा शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। तीसरा बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। चौथा बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। तो आप लोग आंसर करेंगे क्योंकि नेगेटिव पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन। यहाँ पर कड़े अनुशासन प्राथमिक स्तर पे कड़े अनुशासन नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपका दूसरा हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड्स हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना, ये आपका NCF 5 कहता है, बिल्कुल सही है। तीसरा बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनात्मक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य ... सुधार करना है। पहला अवलोकन कौशल में, दूसरा संवेगात्मक कौशल में, तीसरा चिंतन कौशल में और चौथा बोलने संबंधी कौशल में। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका क्या आंसर होगा 78 के। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा चिंतन कौशल में, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनात्मक प्रश्न पूछती है। क्या है? गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनात्मक प्रश्न पूछती है, क्योंकि इससे क्या होगा? चिंतन कौशल में डेवलप होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखेंगे। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पहला पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, दूसरा विभिन्न पक्षियों की तस्वीरें वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। तो आप लोग
इसमें देखेंगे क्या आंसर होगा। यहाँ तीसरा में देखेंगे, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी निम्न में से के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। पहला, अपनी पाठ योजना का पालन करना। दूसरा, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। तीसरा, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। चौथा, शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो आप लोग इसमें कमेंट में आंसर करेंगे कौन सा इसका आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। चलिए आगे देखते हैं। नंबर प्रश्न देखेंगे, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। पहला, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। दूसरा, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। तीसरा, शिक्षार्थियों के भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। चौथा, शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्यक्रम करने के लिए कहना। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे 80 के आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए 80 का आंसर हो जाएगा पहला, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। और दूसरा में कह रहा है कि विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना, उसे शिक्षार्थियों को दिखाना। जी नहीं, ये गलत होगा। इसके बाद तीसरा, शिक्षार्थियों के भीतर और बाहर खेले जाने वाला विभिन्न खेलों का नाम याद करने के लिए कह रहा है। याद करना, ये आपको कंठस्थ करना, ये सब निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। इसके बाद चौथा में कह रहा है टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रम दिखाना। ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 81 नंबर प्रश्न देखेंगे। 81 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। यहाँ पर नहीं देखेंगे, रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। प्रश्न में देखेंगे, पाठ में दिए गए महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। दूसरा, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। तीसरा, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्ह वाले आरेख बनाना। चौथा, जल प्रदूषण की कहानियों के विषय में चर्चा करना। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, जल प्रदूषण की कहानियों के विषय में चर्चा करना। यही नहीं है, नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न देखेंगे, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह ... में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। पहला, जीव जंतु संरक्षण के कौशल के विकास। दूसरा, दैनिक जीवन समय सारणी की चर्या में बदलाव। तीसरा, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन के परिस्थितियों के साथ जोड़ने। चौथा, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। देखिए, वास्तविक जीवन के परिस्थितियों के साथ जोड़कर पढ़ाना, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन होता है। चलिए आगे देखते हैं। 83 प्रश्न देखेंगे, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें पहला, श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। दूसरा, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। तीसरा, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट प्रयोग करना चाहिए। चौथा, शिक्षार्थियों को कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इसका आंसर क्या होगा।
तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। चौरासी नंबर प्रश्न देखेंगे। रसीम को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों यानी क्रम में नहीं है का अनुपालन करें। पहला, प्रश्न लिखना। दूसरा, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना। तीसरा, प्रश्न पत्र का संपादन करना। चौथा, ब्लूप्रिंट तैयार करना। अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है? आप लोग आंसर करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें कौन सा आंसर होगा? आप लोग कमेंट में आंसर करें। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, यानी सबसे पहले दूसरा रूपरेखा डिजाइन तैयार करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? तो ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे? तो प्रश्न लिखना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? प्रश्न पत्र का संपादन करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर प्रश्न। 85 नंबर प्रश्न देखेंगे। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। पहला, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। दूसरा, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखे। तीसरा, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना। चौथा, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, इसमें कौन सा आंसर होगा? तो चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। दैनिक रूप से जब बस से सब कोई जाएंगे तो आपको पर्यावरण की क्षति नहीं होगी, इससे बचाव होगा। तो आप लोग इसका पहला आंसर करेंगे, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करेंगे तो हम अच्छी तरह से तब जा कर के सुरक्षा रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 86 नंबर प्रश्न देखेंगे। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। पहला ऑप्शन देखेंगे, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। दूसरा, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। तीसरा, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। चौथा, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। तो आप लोग इसमें आंसर करेंगे, कमेंट में इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। जिज्ञासा जागृत करने के लिए क्लास 5 के शिक्षार्थियों के जिज्ञासा जागृत करने के लिए क्लास 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने के लिए गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछेंगे। चलिए आगे देखते 87 प्रश्न रखेंगे। यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है, पहला, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। दूसरा, बिजली के स्रोत के विषय में शिक्षार्थियों का आकलन करना। तीसरा, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। चौथा, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर तीसरा होगा, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशल का विकास करना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है 88 नंबर प्रश्न देखेंगे। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है, पहला, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। दूसरा, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। तीसरा, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। चौथा, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है
89 नंबर प्रश्न देखेंगे। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो यहाँ पर 89 नंबर प्रश्न देखेंगे। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। पहला, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। बी, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। सी, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। डी, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी है? सबसे कम प्रभावी है उसको चुनना है। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। अगर हम शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाएंगे तो बच्चे समझेंगे कि लकड़ी को काटा जाता है, यानी पेड़ को हम काट सकते हैं, इसलिए लकड़ी के शिक्षार्थियों को हम कटी लकड़ियों के भंडार नहीं दिखा सकते, इसलिए कम प्रभावी यही है। बाकी आपको सभी जो है आंसर सही हैं। चलिए, तो इसका कम प्रभावी में डी हो जाएगा, तो डी यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? चौथा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न देखेंगे। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के विषय में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के विषय में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधी अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, पहला, उसने प्रकरण पढ़ने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। दूसरा, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। तीसरा, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। चौथा, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। 90 का आंसर कौन सा होगा? तो चलिए, इसका आंसर पहला हो जाएगा, उसने प्रकरण पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। अधिगम की जो असफलता होती है वो शिक्षण की असफलता को दर्शाती है, इस वजह से पहला हो जाएगा, उसने प्रकरण पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। गाइज, आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में यस ज़रूर लिखें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर हैं तो बेल आइकन को दबा लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो गाइज, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।